नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार, मैं हूं राकेश, आप लोगों के सामने स्वागत करता हूं। और ईवीएस का लेक्चर नंबर 2, केवीएस पीआरटी का लेक्चर नंबर 2 है, जिसके अंतर्गत हम लोग देखने जा रहे हैं एनवायरमेंटल साइंस का पोर्शन। एनवायरमेंटल साइंस जो हमारे कंप्लीट जीएस को, जिसको हमने 50 नंबर में कन्वर्ट किया है। हम पुराना सिलेबस जो भी हम एट प्रेजेंट जो सिलेबस है उसको देखें तो केवीएस की जिसकी परीक्षा 150 मार्क्स की होती है, उसमें से 50 नंबर का पोर्शन जीएस, करंट अफेयर और साइंस का होता है, जिसमें ईवीएस एक बहुत बड़ा टॉपिक होता है। ईवीएस में साइंस प्लस एनवायरमेंटल साइंस प्लस पॉलिटी प्लस ज्योग्राफी प्लस सेंसेस सभी कुछ इंक्लूड होता है बच्चे, ठीक है। उसके अंतर्गत हम लोग ईवीएस ये देखने जा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, 150 में से 50 नंबर हमारे यहाँ पे हैं। बेसिकली आप लोग को सेक्शनल वाइज चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। आप लोगों को रीजनिंग, आप लोगों को सामान्य हिंदी, या कह सकते हैं कि थोड़ा सा जो मैथ आपको आता है वो तब करना है जब आपको आपकी परीक्षा का नोटिफिकेशन सब कुछ हो जाए। उससे पहले आपको वो विषय करने जो आपको बिल्कुल नहीं आते। तो अब इस समय आप जो स्कोरिंग आपका जो है, जो कराएगा सिलेक्शन, बेसिकली ये जो 50 मार्क्स का बहुत बड़ा हर्डल है, बहुत बड़ा पोर्शन है ये, है ना। ये प्लस हिंदी जो स्पेशल वाली ग्रामर में हिंदी व्याकरण जिसे आप बोलते हैं, वो अगर आप अच्छे से कर रहे हैं, है ना, बाकी चीज़ें आपकी ये मतलब ये स्कोरिंग है। इन 70 नंबर में से 70 से 75 80 नंबर में से कहेंगे, अगर आप यहाँ पे 55-58 नंबर ले आते हैं तो लगभग आप सिलेक्शन की ओर निकल जाएंगे। 55 नंबर लगभग यहाँ से आ भी सकते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। बहुत रियलिस्टिक होकर बोल रहा हूँ, 115 से 20 लाने, अपने को टेंशन नहीं लेना है, ठीक है, चिंता वाली बात नहीं, हो भी जाएंगी। पहला लेक्चर नहीं देखा तो देख लीजिएगा, सब कुछ मैंने बता दिया सिलेबस के बारे में। दूसरा लेक्चर यहाँ से चीज़ों को लेकर शुरू हो रहे हैं। इसमें हम लोग कंप्लीट सेक्शन देखेंगे, मैं बता दूँ आपको, बिकॉज जो मेरा जो कोर एरिया इसमें रहेगा कंप्लीट जीएस, इंक्लूडिंग साइंस, इंक्लूडिंग करंट अफेयर, इंक्लूडिंग हिस्ट्री, इंक्लूडिंग पॉलिटी, इंक्लूडिंग जियोग्राफी, सभी कुछ, है ना। इसके साथ हिंदी के लेक्चर्स हम लोग करेंगे। इसके साथ साथ हम लोग रीजनिंग्स भी देख सकते हैं, लेकिन रीजनिंग बहुत लीस्ट रिक्वायर्ड है, ठीक है। ये सारी चीज़ें करेंगे। और फाइनली जो यहाँ इसमें हम लोग क्वेश्चन के प्रारूप में देखेंगे। जो थ्योरेटिकल क्लासेस वो अलग से होंगी, जो मैंने आपको बताया, आप उसे चाहें तो जुड़ भी सकते हैं। यहाँ पे चीज़ों को लेकर सीधे सीधे चलना होगा। मैं बता रहा हूँ, आप ये पूरी सीरीज़ अगर आपने देख ली परीक्षा के अंत तक, तो निश्चित रूप से बहुत अच्छा स्कोर करके रहेंगे। क्वेश्चन का जो स्तर है हमेशा की तरह कोई कॉम्प्रोमाइज़ में नहीं किया गया है। आपको खुश करने के लिए क्वेश्चन नहीं दिए जाएंगे, आपको चेक करने के लिए क्वेश्चन दिए जाएंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन, समय बिल्कुल वेस्ट नहीं करेंगे। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, इंग्लिश में ही है, हिंदी में नहीं है, चिंता वाली बात नहीं है, एक एक चीज़ समझा दूंगा। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इज एसोसिएटेड विद, मतलब क्या? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, जिसको बीओडी बोलते हैं, इनमें से किससे जुड़ा हुआ है? नॉइज पॉल्यूशन, मतलब ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण या मृदा प्रदूषण? आंसर देखने की नीड नहीं है, ठीक है, बता देता हूँ कैसे। बेसिकली बता दें, जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होती है, मतलब जैविक ऑक्सीजन की मांग, ये क्या है? देखिए, पानी से रिलेटेड पहले मैं बता दूँ, ये बेसिकली हमारी यूनिट है। इस यूनिट के द्वारा ही कोई पानी कितना प्रदूषित है वो हम नापते हैं। पॉल्यूशन नापने की यूनिट होती है ना अलग अलग, जैसे एयर पॉल्यूशन नापने की यूनिट होती है पीपीएम, पार्टिकुलेट्स पर मिलियन, है ना। नॉइस पॉल्यूशन नापने की यूनिट होती है डेसिबल। वैसे ही वाटर पॉल्यूशन नापने की यूनिट होती है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। देखिए, पानी में कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि लगातार पानी को प्यूरिफाई करते रहते हैं। जब उन ऑर्गेनिजम्स को, उन सूक्ष्म जीवों को ज़्यादा ऑक्सीजन की नीड पड़ने लगती है, इसका मतलब उन्हें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है पानी को साफ रखने में। और यही बढ़ी हुई यूनिट या यही जो डिमांड होती है, इसी को हम पानी के प्रदूषण का स्तर मापने के लिए यूज़ करते हैं। जितना ज़्यादा बीओडी होगा, जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन डिमांड होगी बायोलॉजिकल, उतना ही ज़्यादा पानी प्रदूषित होगा। तो ऑप्शन हो गया हमारा बी फॉर बॉम्बे। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जोरदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन का स्तर आप बताइएगा, आपको ना बहुत से लोग अभी क्वेश्चन इस तरह से करा रहे होंगे, आपको खुद अंतर देखने को मिलेगा। रियलिस्टिक, Which one of the following is not a biodiversity hotspot in India? बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, कीवर्ड्स, हर क्वेश्चन में कीवर्ड्स जरूर पकड़िए। मुख्य शब्द क्या है? यह है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, जिसको बोलते हैं जैव विविधता हॉटस्पॉट। जैव विविधता हॉटस्पॉट। अब ये हॉटस्पॉट क्या होता है? हॉटस्पॉट मतलब कोई ऐसी जगह जहां बहुत तेज इफेक्टिव स्थान, है ना, जहां कोई बहुत तेजी से चीजें बदल रही, बहुत स्पेशल खास जगह। जैव कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ के वो एक पर्टिकुलर इलाके में बहुत ज़्यादा विविधता हो, बायोलॉजिकल रूप से, जैविक रूप से, जहाँ पेड़ पौधों की संपदा की बहुत ज़्यादा वैरायटीज़ हों, जानवरों की बहुत ज़्यादा वैरायटीज़ उस पर्टिकुलर एरिया में, उस जगह को बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट बोलते हैं। पूरी दुनिया में ऐसे ऐसे हॉटस्पॉट हैं।
और ये अच्छे भी माने जाते हैं जितने ज़्यादा हों। भारत में भी हैं। भारत का अगर आप मैप देखें, ये भारत का दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत है, तो यहाँ पे जो पश्चिमी घाट का इलाका है बच्चे, ये पूरा जैव विविधता का केंद्र है। यहाँ आप देखते हैं ना, पूरे सह्याद्री जो पर्वतमाला है पूरी भरी पड़ी है विभिन्न विभिन्न प्रकार के जानवर और जीव जंतु और पेड़ पौधों से। दूसरा हमारा जो इलाका हमारा है सुंडालैंड। सुंडालैंड ये पूरा अंडमान निकोबार से के आसपास का इलाका जो है पूरा ना, ये हो गया। और तीसरा हमारा हो गया हिमालयन रीजन। हिमालयन रीजन भी आप देखें जैव विविधता का बहुत तगड़ा केंद्र है। ठीक है, तो ये 3 बड़ी रीजन है, सुंडालैंड, वेस्टर्न घाट और ग्रेट हिमालयास, जो कि पूरे जहाँ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। सुंदरबन इसमें नहीं है। सुंदरबन अगर आप देखेंगे, सुंदरबन में बहुत देखिए वहाँ वेजिटेशन है लेकिन एक जैसी है, मैंग्रोव वनस्पति बस वहाँ पे एक जैसी है। डाइवर्सिटी का मतलब बहुत सारी अलग अलग प्रकार के होनी चाहिए। तो सुंदरबन यहाँ है जहाँ गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा बनाती है ना, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा, वो जूट के लिए बहुत फेमस है। की पॉइंट्स लिखते रहिए, सिर्फ इनके ऊपर मत चलिए। मैं जो बक रहा हूँ ना, उनको भी लिखिए। मेरे हर लाइन में आपको ना नया प्रश्न दिखेगा, सीरियसली बोल रहा हूँ मैं आपको। तो सुंदरबन का इलाका बेसिकली जूट के लिए फेमस है और मैंग्रोव वनस्पति के लिए। मैंग्रोव वनस्पति क्या होती है? जिसकी जड़ें पानी में होती है, देखेंगे आप लोगों ने ना, बहुत अच्छी वनस्पति होती है, बहुत इंपॉर्टेंट, इनको तूफान उफान से बचाती है, मजबूत रखती चीज़ों को, ज़मीन को, मिट्टी को बचा के रखती है। इसके लिए यहाँ विविधता बहुत नहीं है, तो हमारा जो ए ऑप्शन है बच्चे, ये कट हो जाएगा। डन। नेक्स्ट। हाँ अच्छा, ये देखो, ये क्वेश्चन है, देखो, ट्रोपोस्फेरिक ऑक्सीजन इज रिजल्टेंट ऑफ। अब देखिए ट्रोपोस्फेरिक ओजोन, अब मैं बता दूं आपको, ओजोन जिसका फार्मूला होता है O3, है ना। हमारी पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी के ऊपर एक चादर के रूप में स्ट्रेटोस्फेयर में, समताप मंडल में जो ओजोन है वो है एक पूरी चादर के रूप में पृथ्वी को घेर रखा है। सबको पता है, नहीं पता है तो जान जाइए, क्वेश्चन आएगा पेपर में, गारंटी से बोल रहा हूँ, लिख के ओजोन के ऊपर। तो ये ओजोन की जो परत होती है, ये बेसिकली सूर्य की खतरनाक किरणों से हमको बचाती है। वो खतरनाक किरणें खासतौर से पराबैंगनी किरणें, यूवी रेज। अब ये किरण, ये जो ओजोन है, जब तक स्ट्रेटोस्फेयर में होती है, मतलब ऊपर होती है, हमारी सतह से 50-60 किलोमीटर ऊपर समताप मंडल में होती है, तब तक ये हमारे लिए बहुत बढ़िया होती है, बहुत मस्त होती है, क्यों बचाती है हमको, बढ़िया करती है। लेकिन जैसे ही हमारे ये ट्रोपोस्फेयर में आती है, मतलब जहां हम रहते हैं उस लेवल पे आ जाती है, हमारे पास आ जाती है, ट्रोपोस्फेयर में आ जाती है, वहां ये खतरनाक हो जाती है। क्यों? क्योंकि वहां ये एक प्रदूषक के रूप में यूज होती है, प्रदूषक बन जाती है। ये क्या बन जाती है? एक प्रदूषक बन जाती है। इसकी वजह से पॉल्यूशन होता है। सर्दियों में देखो, सर्दियों में ऑक्सीजन, ओजोन नीचे आती है, धुंध, कोहरा, स्मॉग क्रिएट होती है ना, मतलब फॉग में स्मॉग क्रिएट कर देती है। तो मतलब यहाँ पे आके ये खुद से पॉल्यूशन तो नहीं फैलाती, लेकिन ये रिएक्ट करके ना नए पॉल्यूटेंट क्रिएट कर देती है, मिस्ट वगैरह क्रिएट कर देती है, फॉग, स्मोक क्रिएट कर देती है, स्मोक प्लस फॉग। तो इस वजह से ये द्वितीयक प्रदूषक के रूप में काम करती है बच्ची, इसीलिए अच्छी नहीं होती है ये। ठीक है, ऊपर हो तो बढ़िया भैया, वहीं रहो तुम, है ना। इसको बचाने के लिए 16 सितंबर के दिन को ओजोन डे भी मनाया जाता है। 16 सितंबर क्यों? 16 सितंबर 1987 में ही मॉन्ट्रियल, कनाडा के शहर में एक प्रोटोकॉल पास किया गया था कि भैया हमें ओजोन को बचाना है ना, और इसीलिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन को बैन भी किया गया था। ठीक है, तो ये सब याद रखना आपको। तो ओजोन अच्छी है जब तक ऊपर है, गंदी है जब नीचे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर क्या बोल रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड इज अ क्वालिटेटिव पॉल्यूटेंट, क्वांटिटेटिव पॉल्यूटेंट, सी बोथ, या डी नन। अब बताइए, कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में बोल रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को हम गुंडा ही समझते हैं, है ना, मतलब दुष्ट समझते हैं दिमाग में, क्योंकि कार्बन कार्बन कार्बन। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है बहुत इंपॉर्टेंट है ह्यूमन सर्वाइवल के लिए भी। अगर कार्बन डाइऑक्साइड बेसिकली नहीं होती पृथ्वी पे एटमॉस्फेयर में, तो हमें वो हीटिंग इफेक्ट नहीं मिलता जिसकी वजह से पृथ्वी का तापमान गर्म हो पाता। नहीं तो पृथ्वी बर्फ का गोला ही रहती। वो तो कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% थी कि जिसकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट जनरेट हुआ प्राकृतिक रूप से, नेचुरल रूप से। जो धूप आती है वो ट्रैप होती है, फिर पृथ्वी गर्म होती है ना, तो ये हमारे लिए ठीक भी थी। अब तो इसकी मात्रा बढ़ रही, तब ना खतरनाक हो गई ये। लिमिटेड मात्रा में तो बहुत जरूरी थी। अब देखो, अब दूसरी बात, तो कार्बन डाइऑक्साइड एक पॉल्यूटेंट के रूप में तो बच्चा काम करती ही है ना। क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव? क्वांटिटेटिव में जैसे इनकी क्वांटिटी बढ़ेगी तब ये एक पॉल्यूटेंट के रूप में काम करेगी, अदरवाइज ये ठीक होती है। नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगर सूर्य की रोशनी यहाँ ट्रैप ही नहीं होगी, हम तो मर जाएंगे ठंडे ठंडे में। अभी क्या हो रहा है, ज़्यादा ट्रैप हो रही है, तब ना वो ग्रीन हाउस इफेक्ट हमको परेशान कर रहा है।
अगर वो ना हो नेचुरल तो बस बहुत बढ़िया, ठीक है। तो जब इसकी क्वांटिटी बढ़ जाती है तो इस क्वांटिटी पॉल्यूटेंट के रूप में ज़्यादा ये होने लगती है ना, सीधी बात है। पृथ्वी का तापमान बढ़ने लगता है। अगर ये CO2 नहीं होती तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होता, सोचिए आप, खाना वाना कुछ नहीं मिलता अपने को। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें इन्होंने यही लिखा हुआ है, इट अकर्स इन नेचर बट बिकम्स ए पॉल्यूटेंट व्हेन द कंसंट्रेशन एक्सीड्स। सिंपल बात है ना। जब तक नेचुरल रूप से रहती है तो कार्बन डाइऑक्साइड बहुत काम की चीज़ है, जब अलग से निकलती है तब दिक्कत करती है। देखो क्या क्वेश्चन बोल रहा है 5वां, दिस गैस इज कैटेगराइज्ड एज नेचुरल पॉल्यूटेंट एंड स्लाइटली लेस डेंस देन एयर एंड मेन सोर्स ऑफ वॉल्केनो एंड फॉरेस्ट फायर। देखो कितना क्वेश्चन को ईजी कर दिया गया। देखिए ध्यान दीजिए, जब भी क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन दी जा रही है आपके लिए आसान किया जा रहा है। ध्यान देना, सबसे छोटा क्वेश्चन ये क्या है, उतना ही कठिन क्वेश्चन। जब क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ चीज़ें बताई जा रही हैं, इट मीन्स आपके लिए ईजी किया जा रहा है। कह रहे हैं वो कौन सी गैस है जो प्राकृतिक रूप से पॉल्यूटेंट ही है, मतलब वो पॉल्यूशन ही फैलाएगी वो गैस, है ना, उसमें कोई अच्छाई है ही नहीं, ठीक है। और हवा से थोड़ी कम घनत्व की होती है, लेस डेंस होती है। बच्चे एक और बड़ा हिंट दिया, ज्वालामुखी से निकलती सबसे ज़्यादा, बात ही खत्म हो गई। ज्वालामुखी से क्या निकलता है, सल्फर डाइऑक्साइड, सॉरी कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड और वैसे सल्फर डाइऑक्साइड SO2 भी निकलता है, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड जो है यह आपका नेचुरल पॉल्यूटेंट ही होती है। इसका फायदा नहीं है, ये प्रदूषक के रूप में ही यूज होती है, ठीक है। अब जैसे वॉल्केनो और फॉरेस्ट फायर में इन्होंने बोला हुआ है, तो फॉरेस्ट फायर में CO काफ़ी निकलती है। अगर सिर्फ वॉल्केनो बोलते तो वॉल्केनो में जो ज़्यादा गैस निकलती है वो SO2 निकलती है, सल्फर डाइऑक्साइड, ये भी थोड़ा आप ध्यान देंगे। तो कार्बन मोनोऑक्साइड आपका जो बी ऑप्शन है ये क्लियर हो गया। कार्बन मोनोऑक्साइड जो भी फायर होती है उसमें बहुत निकलती है, इसका बहुत डेंजरस होती है। आप देखते होंगे जो लोग सोए एक्सपायर हो जाते हैं सर्दियों में, पहाड़ों पे अंगीठी जला के सो गए, वो सब कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। व्हीकलर पॉल्यूशन से यही निकलता है ना। तो मतलब इसका जो एमिट होती है तो ये पॉल्यूटेंट के रूप में ही यूज़ होती है, इसका बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं था। कलरलेस भी होती है, हल्की भी होती है, ऑर्डरलेस भी होती है ना, इसकी स्मेल भी नहीं आती। कार्बन मोनोऑक्साइड का फार्मूला CO। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओशन एसिडिफिकेशन ए ग्लोबल वार्मिंग हाइपरकैपनिया टेक प्लेस व्हेन द इंक्रीज ऑफ, हाँ अब देखिए, अब ये पूछ रहे हैं, ये क्वेश्चन ध्यान से देखिए, ओशन एसिडिफिकेशन जो समुद्रों का जो अम्लीयकरण है, जो समुद्र का अम्लीयकरण, एसिडिटी उसमें बढ़ रही है, एसिड का पोर्शन बढ़ रहा है, या ग्लोबल वार्मिंग जो हो रही है, या हाइपरकैपनिया की जो इश्यूज हो रहे हैं, ये किस गैस का बहुत बड़ा रोल है। जब भी हमारे टेम्परेचर इंक्रीज होने की बात हो, किसी के भी समुद्र में भी टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तभी ये एसिडिफिकेशन और कोरल ब्लीचिंग की समस्या हो रही है। जो जैव संपदा समुद्र के नीचे है वो रंग बदल रही है, जो प्रवाल भित्तियाँ हैं वो सब टेम्परेचर इंक्रीज के कारण हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग भी टेम्परेचर इंक्रीज होने के कारण हो रही है पृथ्वी की। टेम्परेचर इंक्रीज होने का सबसे बड़ा रीज़न, ध्यान देना, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ग्रीन हाउस की तो बहुत बड़ी, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड को सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस देनी है। हर वो गैस टेम्परेचर इंक्रीज करती है, जैसे कि मीथेन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर स्ट्रीम हो गई, है ना। तो ऑप्शन में और कुछ नहीं दिया तो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड हमेशा याद रखना है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज बैंड अंडर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मैंने आपको बताया था ये ऑप्शन है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बच्चा 16 सितंबर 1987 में हुआ, है ना। इसके अंतर्गत पता गया कि ओजोन का कंजर्वेशन करना है हमको, है ना, कंजर्वेशन करना है, संरक्षण करना है। इसके लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो गैस है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस को, सॉरी क्लोरोफ्लोरो जो कार्बन है इसका यूज़ खत्म करना है, इसका यूज़ को रिड्यूस करना है पृथ्वी पर, ये लक्ष्य रखा गया था। अब आप बोलोगे सर HFC क्यों नहीं, उन्होंने बोला कि जब क्लोरीन के साथ फ्लोरीन जो होती है वो ज़्यादा खराब होती है, अकेले फ्लोरीन खराब नहीं होती है, तो इसलिए ब्रोमीन का जो डेरिवेटिव सॉल्ट्स हैं या क्लोरीन के जो डेरिवेटिव सॉल्ट हैं फ्लोरीन के साथ, उसको बैन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो CFC गैसेस निकलती है ना फ्रिज से, AC से, है ना, उसको रिड्यूस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक। तो हमारा ऑप्शन हो गया B। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज ओजोन प्रेजेंट। सिंपल सा क्वेश्चन है, ओजोन कहाँ पे है, स्ट्रेटोस्फेयर में है, समताप मंडल में है, लेकिन एक पर्टिकुलर समय पे फिर नीचे भी आती है, लेकिन ओरिजिनली वो स्ट्रेटोस्फेयर में ही होती है, ठीक है। नेक्स्ट, इनमें से करेक्ट बात क्या है, स्टेट द करेक्ट आंसर। पहला, स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन इज कॉल्ड बैड ओजोन, बता दिया मैंने। जब जमीन पे ओजोन आ जाती है, नीचे आ जाती है तो खराब ओजोन होती है। हाँ क्यों, ये प्रदूषण फैलाती है।
स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन इज गुड ओजोन, हाँ जी बिल्कुल हमको बचाती है ये सूर्य की खतरनाक किरणों से। तो ये दोनों बातें सही हैं, हमारा थर्ड ऑप्शन डन है। 10वां क्वेश्चन, इट कंट्रीब्यूट्स टू एसिड रेन व्हेन रिलीज नेचुरली बाय वोल्केनिक एक्टिविटी। अब देखो क्वेश्चन क्या घूम क्या आया मस्ती वाला, एसिड रेन से तो कोई क्वेश्चन बचा ही नहीं सकता, एसिड रेन तो पेपर में आएगा, इन्होंने स्पेशल टॉपिक दिया हुआ एसिड रेन को। एसिड रेन वो होता है जब पानी की बूंदों में कुछ गैसें मिलकर एसिड बना देती हैं, फिर वो पानी के रूप में बरसता है, उसे बोलते हैं अम्लीय वर्षा या एसिड रेन। खासतौर से दो गैसें हैं बच्चे, एक गैस है SO2, ये गैस निकलती है लावा से, वोल्केनो से, देखो मैंने बताया था ना वोल्केनो से, तो सल्फर डाइऑक्साइड जो कि हवा में घूमती पानी की बूंदों से टकराती है और बन जाती है H2SO4, जिसे बोलते हैं ओलियम या सल्फ्यूरिक अम्ल। और दूसरी गैस होती है NO2 प्लस H2O पानी के साथ, और ये बन जाता है बच्चे नाइट्रिक एसिड HNO3। दोनों जोरदार एसिड होते हैं, फिर यही बरसते हैं, हम बोलते हैं अरे बाप एसिड रेन हो रहा है, ताजमहल हमारा पीला पड़ रहा है ना। पहली बारिश में नहीं नहाना चाहिए, इसी वजह से लोग बोलते हैं। ठीक है, तो वो कौन सी गैस है जो कि वोल्केनो से निकलता है, सल्फर डाइऑक्साइड, ये दो ही गैस हैं जो कि हमको मुख्य रूप से एसिड रेन को कंट्रीब्यूट करते हैं। ये 10 क्वेश्चन ही कराएं, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन, लंबा लेक्चर हो जाएगा। कैसा लगा मुझे प्लीज़ बताइएगा। अगले लेक्चर में ये लेक्चर और जो क्वेश्चंस को कवर अप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो, अच्छा UP PCS के लिए भी इंतजार जो लोग कर रहे हैं उसके लेक्चर आने वाले हैं। कैसा लगा मुझे बताइएगा। ऐप पर टेस्ट सीरीज़ में, फ्री टेस्ट सीरीज़ में क्वेश्चंस अपलोड कर दिए गए KVS के 25 क्वेश्चन अभी किए गए हैं। अटैम्प्ट करिए, देखिए आप कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट सही हो पा रहे हैं, आपकी रैंक कितनी आ रही है उस पर। उस स्तर की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी जिस स्तर के क्वेश्चंस हैं। उम्मीद करता हूँ लेक्चर अच्छा लगा होगा। चैनल पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और KVS PRT का कंप्लीट जो बैच है वो स्टार्ट हो रहा है, बिल्कुल आप चाहें तो जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।